नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारत में विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। हर क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर है। इसी का नतीजा है कि कंपनियां भारत में तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अब जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें बड़े पैमाने पर नौकरियों के सृजन की स्थितियां बन रही हैं और जाहिर सी बात है कि इस तरीके का विस्तार देश में लोगों को उनके हाथों को काम देने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। त्योहारी सीजन में बड़े स्तर पर नौकरियों के ऑफर मिलने वाले हैं। युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। ये नौकरियां किस तरीके की हैं, किस तरीके से हम ये बात कह रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? त्योहारी सीजन में 2.5 से 2.7 लाख अस्थायी नौकरियां मिलने की संभावना है। गिग नौकरियों की मांग सालाना 15 से 20% बढ़ेगी। ई कॉमर्स क्षेत्र सबसे ज्यादा अस्थायी रोजगार पैदा करेगा। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में त्योहारी मांग से नौकरियों का विस्तार होगा। क्विक कॉमर्स कंपनियां डिलीवरी और ऑपरेशन स्टाफ बढ़ाएंगी। संगठित खुदरा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में अस्थायी रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू खपत बढ़ने से कंपनियों को अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत होगी। बढ़ती मांग रोजगार बाजार में मजबूती का संकेत दे रही है। त्योहार कारोबार कंपनियों के विस्तार और नियुक्तियों को गति देने वाला है। अस्थायी नौकरियां युवाओं के लिए कम समय में रोजगार का अवसर पैदा करती हैं। रोजगार बढ़ने से त्योहारी खर्च और मांग को भी सहारा मिलेगा। कंपनियां बढ़ते कारोबार के मुताबिक अपना कार्यबल तेजी से बढ़ा रही हैं। मजबूत खपत अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने की क्षमता दिखाती है। त्योहारी सीजन रोजगार और उपभोग दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ई कॉमर्स की चेन है वो पहले से ज्यादा बेहतर होती दिखाई दे रही है। रोजगार देने में छोटे शहरों की भूमिका ज्यादा बड़ी है। छोटे शहरों से मिलने वाले कारोबार, रोजगार लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका उपलब्ध करा रहे हैं। अब ये छोटे जो शहर हैं वहां पर किस तरीके की स्थिति होती है? अस्थायी रोजगार मांग का 45% छोटे शहरों से आएगा। लखनऊ, जयपुर, भुवनेश्वर और कोयम्बटूर प्रमुख रोजगार का केंद्र बनेंगे। ई कॉमर्स कंपनियां छोटे शहरों में तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं। संगठित खुदरा बाजार छोटे शहरों में लगातार मजबूत हो रहा है। बढ़ती खपत कंपनियों को स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां बढ़ाने पर मजबूर कर रही है। छोटे शहरों में रोजगार के नए अवसर तेजी से बनेंगे। डिजिटल कारोबार ने छोटे शहरों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ दिया है। कंपनियां अब महानगरों से आगे प्रतिभाओं की तलाश कर रही हैं। स्थानीय युवाओं को अपने शहरों में रोजगार मिलने की भी संभावना है। लॉजिस्टिक नेटवर्क विस्तार से छोटे शहरों में नौकरियां बढ़ेंगी। क्विक कॉमर्स की पहुंच नए बाजार में रोजगार बढ़ाएगी। छोटे शहरों की बढ़ती आय खपत को और ज्यादा गति मिलेगी। निवेश कंपनियों से बढ़ने से कंपनियां नए बाजारों तक अपनी पहुंच बना पा रही हैं।
रोजगार का विस्तार महानगरों से बाहर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएगा। छोटे शहर भारत की अगली रोजगार वृद्धि के केंद्र बनेंगे। अब यह समझना होगा कि हमारे यहां जो बड़े शहर अब तक हम देखते आए हैं, यानी दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, पुणे हो गया या बेंगलुरु हो गया, यहां पर तो आपको गिग वर्कर्स लगातार मिल ही जाते थे, या एक टेम्परेरी या अस्थायी नौकरी आपको मिलती थी, छूटती थी, फिर अब ये छोटे शहरों में भी जा रहा है। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। भारत में निवेश बढ़ रहा है और नई कंपनियों के विस्तार के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये किस तरीके से सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। कंपनियों का विस्तार नए रोजगार अवसरों को बढ़ा रहा है, यानी जो कंपनी दिल्ली या मुंबई में थी वह अब लखनऊ या कोयंबटूर में भी जा रही है। निवेश बढ़ने से कारोबार और रोजगार दोनों में तेजी आएगी। नई कंपनियां तेजी से बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के मांग के मुताबिक अपना नेटवर्क बढ़ाती जा रही हैं। लॉजिस्टिक कंपनियों का विस्तार हजारों नए काम पैदा कर रहा है। क्विक कॉमर्स कारोबार बढ़ने से डिलीवरी रोजगार लगातार बढ़ा है। संगठित खुदरा क्षेत्र में नए स्टोर्स रोजगार बढ़ा रहे हैं। कंपनियां बढ़ती घरेलू मांग को निवेश से पूरा कर रही हैं। भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार निवेशकों को आकर्षित भी कर रहा है। बढ़ती खपत कारोबार विस्तार के लिए एक मजबूत आधार पैदा कर रही है। नई कंपनियों के विस्तार से रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने रोजगार के नए रास्ते खोल दिए हैं। निवेश और विस्तार का सीधा असर स्थानीय नौकरियों पर पड़ा है। कारोबार बढ़ने से कंपनियों को अतिरिक्त कार्यबल की जरूरत है। रोजगार वृद्धि भारत की आर्थिक गतिविधियों में मजबूती दिखा रही है। जाहिर सी बात है कि जितना हमारे देश में ऑनलाइन कारोबार बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर रोज़मर्रा की चीज़ें हों या कोई भी आइटम हो, ऑनलाइन जब हम उसको बुक कर रहे हैं तो एक आदमी ऐसा भी चाहिए जो उस माल को आप तक पहुंचाए, और उसके पीछे कई लोग चाहिए जो उस पूरी चेन को तैयार करेंगे। तो इस लिहाज से ये अस्थायी नौकरियां हैं, इसमें किसी तरीके के कोई बहुत बड़ी स्किल का योगदान नहीं है। आपके पास कुछ डिजिटल गैजेट्स होने चाहिए और थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े हैं तो उन चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अस्थायी नौकरी है, लेकिन आप जिस जगह पर हैं वहां पर आपको काम देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। महानगरों में प्रतिभा की कमी देखी जा रही है, लेकिन युवाओं के लिए अवसर बढ़े हैं। यानी जो जिस स्किल की हमने बात की वो स्किल अगर कम भी है तो काम चल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु में प्रतिभा की कमी बड़ी चुनौती है। प्रमुख शहरों में 30% तक प्रतिभा की कमी दर्ज की गई है। यानी जो स्टाफ चाहिए, जिस कैलिबर का चाहिए, वो कैलिबर उतना नहीं है। करीब 80% नियोक्ता फ्रंटलाइन कर्मचारियों की कमी झेलेंगे। कंपनियों को तत्काल उपलब्ध कुशल कर्मचारियों की जरूरत बढ़ी है। प्रतिभा की कमी से वेतन बढ़ने की संभावना भी मजबूत हुई है। महानगरों में अस्थायी वेतन 12 से 15% तक बढ़ सकता है। रोजगार बाजार में कर्मचारियों की सौदेबाजी क्षमता मजबूत हो रही है। डिजिटल कौशल वाले युवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ी है।
ग्राहक सेवा भूमिकाओं में बहुभाषी कर्मचारियों की मांग भी बढ़ी है। हिंदी और अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाएं भी महत्वपूर्ण बनी हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी बोलने वालों की मांग है इस समय बाजार में। कंपनियां तकनीकी दक्षता के साथ व्यवहारिक कौशल तलाश रही हैं। रोजगार बाजार अब डिग्री के साथ कौशल को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रतिभा की कमी युवाओं के लिए बेहतर अवसर पैदा करती है। जिनके अंदर प्रतिभा है उनके लिए कुशल मानव संसाधन भारत के विस्तार की बड़ी जरूरत बनने वाला है। रोजगार बढ़ा तो अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी और जाहिर सी बात है कि यह रफ्तार आगे चल करके हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। रोजगार बढ़ने से लोगों की आय और खर्च दोनों बढ़ेंगे। बढ़ती खपत कंपनियों के कारोबार और निवेश को प्रोत्साहित करेगी। कारोबार बढ़ने पर कंपनियां नए कर्मचारियों की नियुक्तियां करेंगी। रोजगार और खपत मिलकर आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे। त्योहारी मांग भारतीय उपभोक्ता बाजार की ताकत दिखाएगी। छोटे शहरों में बढ़ती खपत आर्थिक विस्तार का संकेत है। कंपनियों का विस्तार निवेश के भरोसे को और मजबूत करेगा। नई कंपनियां रोजगार के साथ प्रतिस्पर्धा और नवाचार बढ़ाएंगी। बढ़ती मांग उत्पादन और सप्लाई नेटवर्क को मजबूत करेंगी। रोजगार बढ़ने से परिवारों की खर्च क्षमता बेहतर दिखाई देगी। अधिक खर्च से खुदरा बाजार और सेवाओं को भी फायदा होगा। निवेश और रोजगार का चक्र अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। भारत का बड़ा बाजार कंपनियों के विस्तार को आकर्षित कर रहा है। रोजगार वृद्धि आर्थिक सुधार की जमीनी तस्वीर को दिखा रही है। त्योहारी रोजगार से मांग, निवेश और विकास को एक साथ सहारा मिलेगा। गिग इकोनॉमी का विस्तार होने से युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। गिग इकोनॉमी भारत के रोजगार बाजार को नया आकार दे रही है। त्योहारी मांग गिग कर्मचारियों की जरूरत तेजी से बढ़ाएगी। ई कॉमर्स गिग रोजगार का सबसे बड़ा आधार बन रहा है। डिलीवरी, वेयरहाउस और ग्राहक सेवा में अवसर बढ़ेंगे। क्विक कॉमर्स ने कम समय में रोजगार बढ़ाया है। कंपनियां मांग बढ़ते ही अस्थायी कार्यबल तेजी से बढ़ाती हैं। युवाओं को लचीले रोजगार के नए विकल्प मिल जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म गिग कर्मचारियों को कंपनियों से जोड़ रहे हैं। बढ़ती खपत गिग रोजगार के लिए लगातार मांग पैदा करेगी। छोटे शहरों में गिग मॉडल रोजगार का विस्तार करेगा। गिग नौकरियां कारोबार की मौसमी जरूरतें पूरी करने में मददगार हैं। त्योहारी सीजन के बाद भी कई भूमिकाएं स्थायी हो सकती हैं। कंपनियों के विस्तार से गिग रोजगार का आधार बढ़ेगा। रोजगार के पारंपरिक मॉडल के साथ गिग अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। भारत की युवा आबादी गिग इकोनॉमी के लिए बड़ा आधार है। यानी एक तरफ वो हैं जो उपभोक्ता हैं, जिन तक सामान पहुंच रहा है, जो खरीद रहे हैं। दूसरा वो लोग हैं जो उस सामान को पहुंचा रहे हैं। गिग नौकरियां क्या होती हैं
ये भी समझ लीजिए। गिग नौकरी में व्यक्ति स्थायी कर्मचारी नहीं होता है, सिर्फ काम के आधार पर जुड़ता है, यानी पूरी तरीके से अस्थायी काम है। इसमें काम पूरा करने पर व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाता है। डिलीवरी, कैब, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन सेवाएं इसका प्रमुख उदाहरण है। इसमें काम के घंटे अक्सर व्यक्ति अपनी सुविधा से चुन लेता है। कंपनियां जरूरत के अनुसार गिग कर्मचारियों को काम देती हैं। गिग कर्मचारी एक साथ कई कंपनियों के लिए भी काम कर सकते हैं। इसमें नियमित नौकरी जैसी स्थायी आय की गारंटी नहीं होती, लेकिन अस्थायी रूप से आपके हाथ में मुद्रा पहुंचती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म गिग कर्मचारियों और ग्राहकों को आपस में जोड़ देते हैं। युवाओं के लिए गिग नौकरियां अतिरिक्त कमाई का अवसर बनती हैं। ई कॉमर्स बढ़ने से गिग नौकरियों की मांग लगातार बढ़ी है। तो इस लिहाज से हमारे देश में जिस तरीके के लोग तैयार हुए हैं, नौकरी सबके लिए हो सकती है, लेकिन उससे भी आगे की बात यह है कि नौकरी किस तरह की आपको मिलेगी, आपकी क्षमता, प्रतिभा और योग्यता के आधार पर। तो नौकरी जिस तरीके की गिग ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से गिग ऑफर्स मिलते हैं, अस्थायी है, लेकिन आपके पास एक काम है जिससे आप चलना शुरू कर सकते हैं और टाइम फ्रेम अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने काम के घंटे भी चुन सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ फायदे भी हैं और कुछ उसके नुकसान भी हैं, जो शायद आने वाले समय में ज्यादा बड़े दिखाई देंगे। में चुनाव को किस तरीके से काले धन के प्रभाव से बचाया जाए, लोकतंत्र को किस तरीके से स्वच्छ रखा जाए, इसको लेकर समय समय पर चर्चा होती रही है। अलग अलग तरीके की मांगें भी होती रही हैं। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल से कई बार लोकतंत्र प्रभावित होता है। सदन में बाहुबली धन बल के सहारे पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए बड़ी पहल की है। चुनावी प्रक्रिया में अवैध धन के इस्तेमाल को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अदालत ने गंभीर चुनौती बताया है और अब अदालत ने कुछ नई गाइडलाइंस भी तय की हैं। चुनाव में काला धन लोकतंत्र को किस तरीके से प्रभावित करता है, सबसे पहले इस बात को समझिए। काला धन मतदाताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष पसंद को प्रभावित करता है। धनबल चुनावी प्रतिस्पर्धा में उम्मीदवारों के बीच असमानता पैदा करता है। अमीर उम्मीदवारों को कमजोर प्रत्याशियों पर अनुचित बढ़त मिल जाती है। पैसे के इस्तेमाल से लोकतांत्रिक फैसलों की विश्वसनीयता भी घटती है। मतदाता आर्थिक लाभ के लालच में अपना वोट बदल देता है। काले धन से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता कमजोर होती है। धन का प्रभाव योग्य उम्मीदवारों की राजनीतिक संभावनाओं को सीमित कर देता है। चुनाव में पैसों की ताकत जनमत को प्रभावित कर सकती है। अवैध धन कानून के शासन के लिए गंभीर चुनौती होता है। काला धन लोकतंत्र की मूल भावना को भी कमजोर करता है। धन बल बढ़ने से चुनाव जनता के बजाय पूंजी केंद्रित हो जाता है। मतदाताओं को प्रभावित करने से स्वतंत्र चुनाव का सिद्धांत कमजोर होता है। काले धन का प्रभाव चुनावी संस्थाओं पर भरोसा घटाता है। लोकतंत्र में समान राजनीतिक अवसर सुनिश्चित करना जरूरी है। स्वच्छ चुनाव मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद बनते हैं। इस लिहाज से अगर काले धन का इस्तेमाल होता है तो फिर
हमारा चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाता है। चुनाव में काले धन लोकतंत्र को किस तरीके से प्रभावित करता है, यह भी समझिए। चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया जाता है। मतदाताओं को सीधे पैसे देकर वोट प्रभावित करने की भी कोशिश होती है। मुफ्त सामान और उपहार बांटकर मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है। शराब और दूसरी वस्तुओं के वितरण से वोट जुटाए जाते हैं। प्रचार खर्च छिपाने के लिए नकदी का इस्तेमाल किया जाता है। अवैध धन को विभिन्न माध्यमों से चुनावी खर्च में लगाया जाता है। फर्जी बिलों से वास्तविक चुनावी खर्च छिपाने की कोशिश होती है। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जरिए नकदी का वितरण कराया जाता है। चुनावी क्षेत्रों में संदिग्ध धन को वाहनों से पहुंचाया जाता है। काले धन का इस्तेमाल प्रचार सामग्री और रैलियों में खूब होता है। सोशल मीडिया प्रचार में भी छिपे खर्च की संभावना रहती है। अवैध फंडिंग से उम्मीदवार निर्धारित खर्च सीमा को पार कर जाते हैं। व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से चुनावी धन पहुंचाया जाता है। नकदी के अलावा महंगे उपहार भी चुनाव के प्रभाव को अपनी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। चुनावी निगरानी के बावजूद नए नए रास्ते से धन पहुंचाने की कोशिश होती। इस लिहाज से चुनाव में काले धन का इस्तेमाल एक गंभीर मामला है और किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है, इस बात को भी समझते हैं हम कि काले धन की वजह से चुनाव और उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ता है। धन बल बढ़ने से चुनाव में बराबरी का मैदान खत्म होता है। सीमित संसाधनों वाले उम्मीदवारों के लिए मुकाबला कठिन हो जाता है। ईमानदार उम्मीदवार महंगे चुनाव प्रचार में पीछे रह जाते हैं। चुनाव जीतने की लागत लगातार बढ़ने का खतरा रहता है। धन आधारित राजनीति योग्य उम्मीदवारों को हतोत्साहित करती है। मतदाताओं के बीच आर्थिक प्रलोभन की राजनीति भी बढ़ती है। चुनावी खर्च बढ़ने से राजनीतिक भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ती है। जीतने के बाद अवैध खर्च की भरपाई का भी दबाव रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे नीतिगत फैसलों पर धनदाताओं का प्रभाव बढ़ जाता है। सार्वजनिक हित की जगह निजी हित प्राथमिकता पा सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। अवैध धन राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अपराध और राजनीति के गठजोड़ को भी बढ़ावा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर किस तरह की सख्ती अपनाई है, यह भी अपने आप में लोकतंत्र की व्यवस्था को पारदर्शी किस तरीके की बनाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी काले धन को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। जब्त संपत्ति की सूचना 24 घंटे में देनी होगी। जब्ती का चुनाव अपराध से प्रथम दृष्टया संबंध दर्ज करना होगा। प्राथमिकी के बाद जांच 1 साल में ही पूरी करनी होगी। देर होने पर जांच अधिकारी को कारण दर्ज करने होंगे।
देर से दी गई जानकारी निर्वाचन आयोग को भी देनी होगी। 10 लाख से अधिक नकदी मिलने पर आयकर विभाग को भी सूचित करना होगा। जांच की स्थिति निर्वाचन आयोग को तिमाही रिपोर्ट करनी होगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मंजूरी के बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी। उम्मीदवारों के खिलाफ मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करना होगा। सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों पर तेजी जरूरी होगी। उच्च न्यायालय को त्वरित सुनवाई के लिए अदालतें निर्धारित करनी। चुनावी मामलों की वापसी के लिए उच्च न्यायालय की मंजूरी जरूरी होगी। चुनावी मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना होगा। काले धन पर रोक के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह भी समझिए। चुनावी खर्च की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। नकदी ले जाने वाले संदिग्ध वाहनों की सघन जांच हो। चुनावी फंडिंग के सभी स्रोत सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उम्मीदवारों के वास्तविक खर्च की स्वतंत्र जांच हो। डिजिटल भुगतान को चुनावी खर्च में अधिक प्रोत्साहित किया जाए। राजनीतिक दलों की फंडिंग में पूरी पारदर्शिता भी जरूरी है। संदिग्ध लेनदेन पर आयकर विभाग तुरंत कार्रवाई करे। चुनाव आयोग को निगरानी के लिए पर्याप्त संसाधन दिए जाएं। प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। चुनावी अपराधों की जांच के लिए विशेष टीमें बने। मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें प्रभावी हों। दोषी उम्मीदवारों और सहयोगियों पर कठोर कार्रवाई हो। मतदाताओं को पैसों और उपहार लेने से रोकने के लिए जागरूक किया जाए। चुनावी चंदे और खर्च का रियल टाइम खुलासा जरूरी हो। तकनीक से नकदी और संदिग्ध लेनदेन की निगरानी भी बढ़ाई जाए। चुनावी खर्च की निगरानी व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाना जरूरी है। स्वच्छ चुनाव से लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। स्वच्छ चुनाव लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत करते हैं। चुनावी पारदर्शिता से उम्मीदवारों के बीच समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। काले धन पर रोक से धनबल का प्रभाव घटेगा। मतदाता बिना आर्थिक दबाव के स्वतंत्र फैसला ले पाएंगे। चुनावी प्रक्रिया में कानून का शासन मजबूत होगा। पारदर्शी फंडिंग से राजनीतिक दलों की जवाबदेही बढ़ेगी। उम्मीदवारों के खर्च पर प्रभावी निगरानी जरूरी है। तेज कार्रवाई से चुनावी अपराधों पर भी रोक लगेगी। लंबित मामलों के निपटारे से कानून का डर बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और मजबूत निगरानी व्यवस्था करनी चाहिए। जांच एजेंसियों को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना जरूरी है। चुनावी चंदे की पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध होनी चाहिए। तकनीक आधारित निगरानी से अवैध धन पकड़ना आसान होगा। मतदाता जागरूकता चुनावी भ्रष्टाचार रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
स्वच्छ चुनाव ही मजबूत और भरोसेमंद लोकतंत्र की नींव है। अदालत ने जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस विषय का संज्ञान लिया है, वजह यही है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हम सरकारें चुनते हैं, उन सरकारों की पारदर्शिता भी बनी रहे, चुनाव की प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी हो, ताकि ये राष्ट्र और ज्यादा मजबूत हो, लोकतांत्रिक जड़ें और ज्यादा गहरी हों। अब थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया 99 तक जा सकता है। पिछले कई महीनों से वैश्विक संकट की वजह से लगातार रुपया कमजोर होता जा रहा है। रुपए पर जिस तरह से डॉलर हावी हो रहा है, उससे आने वाले समय में लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में संकट और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्थितियां बनी हैं। अब रुपया आखिर इतना कमजोर क्यों हो रहा है और डॉलर मजबूत क्यों, सबसे पहले यह समझिए। डॉलर की बढ़ती मांग रुपए पर लगातार दबाव बना रही है। महंगा कच्चा तेल भारत की डॉलर जरूरत बढ़ा रहा है। तेल आयात बढ़ने से व्यापार घाटा और डॉलर की मांग बढ़ती है। वैश्विक संकट में निवेशक सुरक्षित डॉलर की तरफ भागते हैं। अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था डॉलर को लगातार समर्थन दे रही है। अमेरिकी ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को डॉलर की तरफ खींचती हैं। भारत से विदेशी पूंजी निकलने पर डॉलर की मांग बढ़ जाती है। वैश्विक बाजारों में जोखिम बढ़ने से भी डॉलर मजबूत होता है। रुपए की कमजोरी सिर्फ घरेलू कारणों से नहीं जुड़ी है। अमेरिका की मौद्रिक नीति वैश्विक मुद्रा बाजार प्रभावित करती है। डॉलर मजबूत होने पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं कमजोर पड़ जाती हैं। भारत का बड़ा तेल आयात रुपया कमजोर करने वाला कारक है। विदेशी निवेश का उतार चढ़ाव भी रुपए की दिशा को प्रभावित करता है। रुपए पर भू राजनीतिक तनाव का सीधा असर पड़ता है। बीएमआई ने अगले वर्षों में रुपया 99 तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट के बड़े कारण और अर्थव्यवस्था पर इसका किस तरीके का असर होगा, यह भी समझिए। ऊंची ऊर्जा कीमतें रुपए की कमजोरी का प्रमुख कारण है। यानी जो तेल हम आयात कर रहे हैं, सबसे बड़ा संकट वही है। कच्चे तेल के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। होर्मुज में एक बार फिर से संकट गहरा गया है। बढ़ता आयात डॉलर की घरेलू मांग को लगातार बढ़ाता है। विदेशी निवेश घटने से डॉलर की उपलब्धता प्रभावित होती है। अमेरिका और भारत की ब्याज दरों का अंतर भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अमेरिकी संपत्तियां आकर्षक होने पर पूंजी भारत से निकल जाती है। वैश्विक व्यापार तनाव विदेशी निवेशकों की चिंता कई बार बढ़ाता है। रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव जोखिम बढ़ा देता है। कमजोर मॉनसून व्यापार घाटे पर अतिरिक्त दबाव भी डालता है। सुपर अल नीनो कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। आयात बढ़ने से भारत का जो चालू खाता घाटा है वो भी बढ़ जाता है। सेवा निर्यात रुपए को गिरने से कुछ हद तक बचाता है। विदेशों से आने वाला धन प्रेषण भी डॉलर की उपलब्धता को बढ़ाता है। यानी जो बाहर से पैसा आता है, विदेशी निवेश बढ़ने पर रुपए को कुछ राहत मिल जाती है। रुपए की दिशा वैश्विक और घरेलू कारकों पर निर्भर करेगी। अमेरिका और ईरान संघर्ष और रूस से तेल खरीद का भी असर रुपए पर पड़ रहा है। ईरान अमेरिका संघर्ष ने वैश्विक बाजार में
एक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। संघर्ष शुरू होने के बाद रुपया करीब 4% कमजोर हुआ है। लंबे संघर्ष से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। महंगा तेल भारत का आयात बिल बढ़ा सकता है। बढ़ते आयात बिल से डॉलर की मांग और बढ़ेगी। निवेशक युद्ध के दौरान सुरक्षित डॉलर में पैसा लगाते हैं। भू राजनीतिक तनाव विदेशी निवेश को जोखिम से दूर करता है। संघर्ष खत्म होने पर रुपए पर दबाव कुछ घटेगा। रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव भी महत्वपूर्ण होगा। ज्यादा अमेरिकी शुल्क भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। व्यापारिक दबाव विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर कर सकता है। निवेश घटने पर डॉलर की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। रूस से सस्ता तेल भारत के आयात खर्च को घटा देता है। अमेरिकी दबाव से व्यापारिक जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है। सुपर अल नीनो और एआई रुपए के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। यह भी रुपए के कमजोर होने का एक कारण है। सुपर अल नीनो भारत के मॉनसून को प्रभावित करता है। कमजोर मॉनसून से कृषि उत्पादन में गिरावट दर्ज की जाती है। कृषि आय घटने से ग्रामीण मांग प्रभावित हो जाती है। खाद्य आयात बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा। कृषि निर्यात घटने से विदेशी मुद्रा कम आ सकती है। खाद्यान्न भंडार जोखिम का प्रभाव कुछ कम कर सकते हैं। मौसम संबंधी जोखिम रुपए पर अप्रत्यक्ष दबाव डालते हैं। एआई भारत के सेवा निर्यात के लिए नई चुनौती है। भारत का आईटी क्षेत्र बड़ी मात्रा में डॉलर कमाता है। एआई कुछ सॉफ्टवेयर और बीपीओ नौकरियों की मांग घटा सकते हैं। सेवा निर्यात घटने पर भी डॉलर आय प्रभावित होती है। कमजोर सेवा अधिशेष रुपए के सुरक्षा कवच को कमजोर करेगी। एआई का असर फिलहाल तत्काल संकट नहीं माना जाता है। तकनीकी बदलाव से भारत कंपनियों की नई क्षमताएं भी विकसित करनी होंगी। रुपया कमजोर होने पर आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, यह भी समझिए। रुपए की कमजोरी से आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। कच्चा तेल महंगा होने पर ईंधन लागत बढ़ सकती है। पेट्रोल और डीजल कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। महंगे ईंधन से परिवहन लागत भी बढ़ती है। आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी महंगी होने की आशंका रहती है। मोबाइल कंप्यूटर और दूसरे उपकरणों की लागत भी बढ़ती है। विदेश में पढ़ाई करना भारतीय छात्रों के लिए महंगा हो सकता है। विदेशी यात्राओं पर भारतीयों का खर्च
बढ़ेगा। विदेशों में भुगतान करने वाली कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। महंगे आयात से कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। बढ़ी लागत का असर उपभोक्ता कीमतों पर पहुंच सकता है। रुपए की कमजोरी से महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। आईटी निर्यातकों को कमजोर रुपए से फायदा मिल सकता है। विदेश से डॉलर कमाने वालों की रुपए की आय बढ़ेगी। कमजोर रुपया आम उपभोक्ताओं के लिए मिश्रित असर लाएगा। तो इस लिहाज से हमको एक बार फिर यह सोचना होगा, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो देश हैं वहां की स्थिति और ज्यादा भयावह है। इस लिहाज से अभी भारत संभला हुआ है। बहुत कुछ भारत की जनता ने अपने खर्चों में कटौती की है, कुछ सरकार ने अपनी तरफ से समझा है, आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले निकाले हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता बनी रहे। बावजूद उसके चूंकि चुनौती वैश्विक है और बढ़ती जा रही है, इस लिहाज से इस देश के आम लोगों को एक बार फिर से ये समझना होगा कि हम अपने राष्ट्र को किस तरीके से मजबूत रख सकते हैं ताकि हमारा भी काम चलता रहे और देश प्रभावित ना हो और होता रहे वंदे राष्ट्र।